एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, और जो आज हमारी बुक का नाम है वो है MGPE 11। इसको मानव सुरक्षा ही बोलते हैं। और आज मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी आपको जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे को इसी प्रकार से आपका मोटिवेशन, आपका साथ मिलता रहे और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो किस प्रकार से हैं। और देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी एज इट इज़ ऐसे ही नहीं पूरे आपके एग्ज़ाम में लिखे हुए आएंगे, ये घुमा कर भी आ सकते हैं और ये आगे पीछे भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस है वो इनों में से आएंगे, बाहर से तो कहीं से आएंगे नहीं, है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि वो किसके बारे में पूछे और किस प्रकार का उसको आंसर चाहिए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हिंसा से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष और सकारात्मक हिंसा में अंतर बताइए। ये तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। परंतु क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष हिंसा क्या होती है, या फिर आप प्रत्यक्ष हिंसा या सकारात्मक हिंसा, ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। और यही पूछ सकते हैं हिंसा क्या होती है, और ये भी पूछ सकते हैं भारत में हिंसा के प्रारूप बताइए, या फिर भारत में सकारात्मक हिंसा क्या होती है उसके बारे में बताइए। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें पूछा कि हिंसा क्या होती है, प्रत्यक्ष और सकारात्मक हिंसा बतानी है। ये मैंने आपको जो MGPE 11 है, इसका जब चैप्टर करवाया था, थर्ड या सेकंड था, उसमें मैंने आपको ये करवाया था कि हिंसा क्या होती है। तो देखिए, पहले हिंसा की परिभाषा, पहले हम हिंसा की परिभाषा को जान लेंगे। बोले, जब बल प्रयोग द्वारा जब हम किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की हानि पहुंचाते हैं तो उसको हिंसा कहते हैं। बोलते जो हिंसा होती है खाली शारीरिक रूप से ही उसको चोट पहुंचाना नहीं होता, उसमें आपके सामाजिक संरचनाओं भी शामिल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक तौर पे, मानसिक तौर पे। अब जिसके आगे लिखा ही है, बोरे आगे लिखे कि व्यक्ति पर शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुँचाना हिंसा नहीं हो सकता। उसके आगे क्या बता रहे, बोरे हिंसा के 3 पहलू होते हैं। बोले फर्स्ट में बता रहे कि हिंसा केवल शारीरिक चोट पहुंचाना या क्षति करना नहीं होता, इसमें मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी होता है। आगे देखिए, बोले दूसरे में बता रहे खाली जो हिंसा का शिकार है वो खाली मनुष्य, मानव ही नहीं होते, इसमें पशु भी होते हैं, जीवहीन भी पदार्थ होते हैं, सब भी हिंसा का शिकार होते हैं। बुरे इसमें बता रहे जो अपराध करता होता है उसका सीधा संबंध हिंसा से होता है, और जबकि हिंसा अप्रत्यक्ष रूप भी होती है। देखिए, इसमें अभी इतने से मैं बस इतना ही बताया कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी हो सकती है। जिसके हम किसको शारीरिक रूप से पीटते हैं, बल प्रयोग रूप से, तो वही केवल हिंसा नहीं होती। जब हम किसी के साथ शोषण करते हैं, उसका दमन करते हैं, उसको भेदभाव करते हैं, ये भी हिंसा के रूप में ही आती है। और बोले हिंसा केवल मानव के ऊपर ही नहीं की जाती, मतलब मानव को ही नहीं दबाया जाता, उसमें आपके पशु पक्षी हो गए और जो जीवहीन वस्तु होती है, पदार्थ होते हैं, वो भी हिंसा का ऐसा शिकार होती हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष और संचरात्मक हिंसा क्या होती है। देखिए, जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है उसको मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में करवा रखा है। देखिए, प्रत्यक्ष हिंसा वो होती है जब हम किसी को बल प्रयोग पीटते हैं, जिसमें हम तोड़ फोड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शस्त्रों का यूज करते हैं, है ना, दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हम किसी के साथ मारपीट करते हैं, फिर शारीरिक हिंसा, हानि पहुंचाते हैं, तो ये सब प्रत्यक्ष हिंसा में आती है। और आगे बता रहे कि जो जो संरचनात्मक हिंसा होती है वो किससे उत्पन्न होती है, वो आपके क्या कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष हिंसा से ही उत्पन्न होती है। देखिए, अगर आप किसी के साथ मारपीट करेंगे या कुछ करेंगे तो उसी से आपकी जो संरचनात्मक हिंसा होती है वो भी आपकी उत्पन्न हो जाती है। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो शस्त्र हिंसा तथा समाज को दुर्बल करने में प्रत्यक्ष और संरचनात्मक जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होते हैं, दोनों की जो शांति है उसको संकट में डालती है। अगर आप शस्त्र की कोई हिंसा करते हैं तो उससे क्या होता है आपके कि नकारात्मक और सकारात्मक जो हिंसा होती है दोनों को ही संकट में डालती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे प्रत्यक्ष हिंसा के अंतर्गत क्या आता है कि जिसकी हत्या करना, या फिर चोट लग जाना है, चोट मार देना किसी को, या फिर आपका इसमें जिसके समाजीकरण लिखा है, दमन लिखा है, अवशेषणी लिखा है, कारावास में कर देना, ये सब चीज़ आके प्रत्यक्ष हिंसा है। अब हम पढ़ेंगे संचरात्मक हिंसा क्या होती है। इसको देखिए मैं ओवरऑल बताती हूँ। ये है कि इसमें देखिए क्या आता है, जब हम किसी के
बोले कि संरचनात्मक हिंसा में क्या होता है कि आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सभी जो संरचनाएं होती है वो उसमें शामिल होती है। जैसे कि जो आपकी संरचनात्मक हिंसा होती है अप्रत्यक्ष हिंसा के रूप में भी जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि सरकार आपके साथ दमन करती है, या फिर आर्थिक रूप से आपके पास दमन हो रहा है, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, शोषण हो रहा है, या फिर समाज आपके साथ शोषण कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ें आती हैं। बुरी संरचनात्मक हिंसा होती है समाज में फैली विषमताओं के कारण होती है। जैसे कि विषमता, आपका भेदभाव हो गया, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, और ऊंच नीच जो करते हैं, और जो ऊंचे वर्ग होते हैं, नीचे वर्ग होते हैं, इसके द्वारा जो शोषण किया जाता है उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के ऊपर, तो इस प्रकार से इसका दमन होता है, शोषण किया जाता है। आगे देखिए, अब इसके अंदर भी 3 पहलू आते हैं, आपके 3-4 पहलू कि जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसमें किस प्रकार से शोषण किया जाता है। एक तो शोषण है, पहला पॉइंट ही आपका शोषण है। बुरे जो अन्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक जो होता है हमारा आधार, उसके अंदर ये जो संरचनात्मक हिंसा होती है वो पाई जाती है। जब आर्थिक और सामाजिक रूप से आप अन्याय करते हैं किसी के ऊपर, तो उसमें ये पाए जाते हैं। आगे देखिए, बुरे जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग जो विकास का लाभ है वो उठा नहीं पाते, जिसके कारण वो गरीब हो जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। उसके परिणाम क्या होते हैं कि वो अपराध बन जाते हैं, मतलब कि अपराध करने वाले बन जाते हैं, आपराधिक गतिविधियाँ जो होती है वो पनपने लग जाती हैं। और क्या होता है कि कुपोषण, गरीबी, इसके कारण इन सब के कारण वो घिर जाते हैं इन सब में, तो वो अपराध का जन्म ले लेती है और संरचनात्मक हिंसा में आती है। आगे देखिए, और बोले ऐसे लोग जो मनोवैज्ञानिक कारणों से संरचनात्मक हिंसा को सहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से सोचते चलो जो भी हो रहा है होने दो, सहते रहते हैं सब, तो क्या होता है कि इसमें हिंसा ये भी संरचनात्मक हिंसा में आती है। और बोले इसमें केवल मानव शरीर प्रभावित नहीं होता, इसमें आपकी बुद्धि, आत्मा, ये सब चीज़ें प्रभावित होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका भेदन। देखिए, भेदन में क्या होता है कि जो दलित समूह होता है उसका शोषण किया जाता है समाज के व्यक्तियों द्वारा। इसमें भेदभाव समझ सकते हैं आप कि उनका शोषण करना, भेदभाव करना, इससे भी जो आपकी संरचनात्मक हिंसा है वो उत्पन्न होती है। और क्या होता है, विचार जो होता है उसका खंडीकरण होता है, मतलब कि जो भेदभाव होने लग जाता है विचारों का। और जो दलित वर्ग होते हैं उनमें चेतना पहुँचते हैं, मतलब कि उनको जो एकदम सफल वर्ग होता है या फिर अच्छा उच्च वर्ग होता है वो दलित वर्गों के साथ दमन करता है, ये सब चीज़ें इसमें। नेक्स्ट आपका खंडीकरण। और देखिए, खंडीकरण में क्या होता है कि जो दलित वर्ग होता है उसको सीमित रखा जाता है, उसको बोला जाता है कि आपकी वास्तविकता सीमित है, आप इसमें रहिए। और जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो कमज़ोर वर्ग पे क्या करता है, अपना दबदबा रखता है। बोले जो आपका खंडीकरण है वो सीमांतीकरण और विखंडन जैसे ही प्रक्रिया का परिणाम है। देखिए, खंडीकरण में और जो भेदन है इन दोनों में लगभग सेम सी है दोनों चीज़ें। आगे देखिए, सीमांतीकरण और विखंडन। और देखिए, सीमांतीकरण में क्या होता है कि इसमें जो आपके कुछ लोग होते हैं उनके साथ शोषण किया जाता है, समाज के लोगों का शोषण किया जाता है और उनके हितों को प्रभावित किया जाता है, मतलब उसको हित भी नहीं दिए जाते सही प्रकार के, उनके हितों के साथ शोषण होता है, उनके साथ शोषण होता है। और बाकी बता रहे कि उनको किनारा कर दिया जाता है, कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो हमारे समाज हुआ करता था उसमें जो दलित वर्ग होते हैं, बिछड़े वर्ग होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता था, उनसे भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था, उनके ऊपर शोषण किया जाता था। ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। बोल रहे कि देखिए, जो शोषण और जो दमन है वो साथ साथ है, किंतु बोल रहे ये समान नहीं होता। जो शोषण होता है वो अलग प्रकार से होता है, जो दमन होता है वो अलग प्रकार से होता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रत्यक्ष हिंसा और संरचनात्मक हिंसा के बीच अंतर पढ़ लेते हैं। देखिए, बता रहे प्रत्यक्ष हिंसा में क्या आता है कि इसमें क्या होता है, इसमें घटनाएं जो होती है वो व्यक्तियों द्वारा समूहों की हत्या की जाती है, मतलब कि इसमें हत्या मारपीट होती है। परंतु ये बोल रहे संरचनात्मक हिंसा में क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्तियों की हत्या होती है, समाज में असमानताएं प्रकट होती है। मतलब कि देखिए, इसमें धीरे धीरे हत्या का कारण कैसे बता रहे संरचनात्मक, क्योंकि इसमें जब भेदभाव होता है, आपके साथ दमन शोषण ये सब होता है, तो आपकी जो हत्या ही है एक प्रकार से, परंतु ये धीरे धीरे वाली बता रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधा ही मारपीट, बल प्रयोग, ये सब यूज होता है। आगे देखिए, बोले जो संरचनात्मक हिंसा होती है वे आपके शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं, इसका प्रभाव आपके शरीर और आत्मा दोनों पर पड़ सकता है। बोले प्रत्यक्ष हिंसा में क्या होता है कि जो भी अभी करता है या जिसने कुछ कार्य ऐसे गलत कार्य किया, किसी को मारपीट करी है, तो उसका ठोस जो सबूत होता है उनका पता लगाया जा सकता है। किंतु संरचनात्मक हिंसा में व्यक्तियों के ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप पता नहीं लगा सकते किसने हिंसा की है, क्योंकि उसमें मनोवैज्ञानिक तौर से, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब तौर से की जाती है, तो पता नहीं लगा पाते। परंतु जो आपकी प्रत्यक्ष हिंसा होती है उसमें आपका पता चल जाता है।
बुरे की प्रत्यक्ष हिंसा से क्या होता है, आपकी नकारात्मक शांति भंग होती है, परंतु संरचनात्मक हिंसा से आपकी सकारात्मक शांति भी भंग होती है। बुरे की दोनों ही जो शक्ति दोनों ही है, मतलब जो ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा व्यक्त मतलब कि हो सकती है, दोनों से ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है हिंसा, और बुरे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। आगे देखिए, बुरे दोनों हिंसा कष्टदायी होती है, किंतु ये सोचना गलत है कि प्रत्यक्ष हिंसा संरचनात्मक हिंसा से अधिक कष्टदायी होती है। देखिए बता रहे हैं कि दोनों हिंसा कष्टदायी होती है, परंतु हम सोचते हैं प्रत्यक्ष हिंसा ज़्यादा कष्टदायी है, परंतु ऐसा नहीं है। जो संरचनात्मक हिंसा होती है वो भी उतनी ही कष्टदायी होती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक हिंसा पर गाल्टुंग के विचार को समझाइए, आपको उससे पता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा संरचनात्मक और प्रत्यक्ष हिंसा में अंतर था, और हिंसा क्या होती है ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके दो क्वेश्चन हैं कि हिंसा क्या होती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और ये दोनों चीज़ 3 क्वेश्चन में भी बन सकती है, तीनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि हिंसा क्या है, या फिर आपका संरचनात्मक हिंसा क्या होती है, फिर प्रत्यक्ष हिंसा क्या होती है, 3। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया संरचनात्मक हिंसा में जो विचारक है गाल्टुंग, इसके बारे में बताना है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, बोले जो संरचनात्मक हिंसा होती है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक होती है, और बोल रहे हैं कि जो इसको आप प्रत्यक्ष हिंसा भी कह सकते हैं, और बोल रहे कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक प्रवाह नहीं होता, बल्कि इसमें शोषण किया जाता है और मृत्यु तुलना स्थितियों में जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जब हम किसी का शोषण करते हैं तो वो मृत्यु रूप से ही अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। बुरे जो गाल्टुंग जिन्होंने संरचनात्मक हिंसा का विश्लेषण किया है, वह संरचनात्मक हिंसा को दमन, भेदन, विखंडन, सीमांतीकरण तथा विभाजन के आधार पर समझते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसका मुख्य कारण शोषण होता है, क्योंकि जो व्यवस्था आप वितरण हो रखी है, मतलब कि जो व्यवस्था बन रखी है उसमें अन्यायपूर्ण ढंग से शोषण किया विद्यमान होता है। आगे देखिए, बुरे जो शोषण है वो 3 रूप में पाया जा सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर, एक तो व्यक्तिगत स्तर हो गया, एक व्यक्ति व समूह के बीच में हो गया कि व्यक्ति और जो समूह है, और एक समूह व समूह के बीच में हो गया। ठीक है, शोषण इन तीनों प्रकार से पाया जा सकता है। आगे देखिए आगे वो बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति, लाभ व जो धन है उसके अवसर एक साथ ही केंद्रित होते हैं, उसको हिंसा अवस्था है, मतलब वो हिंसा की अवस्था है। आगे देखिए बता रहे हैं जो समाज में जो सफल व्यक्ति हैं, जिन्हों के हाथ में सारी उत्पादन की गतिविधियां रहती है, जो अमीर व्यक्ति समझ लीजिए, जो अमीर व्यक्ति सफल व्यक्ति हैं जो उत्पादन करते हैं, उनकी सारी गतिविधियां उनके हाथ में रहती है। तो क्या होता है कि जो सुविधा वंचित लोग होते हैं, जो उससे मतलब कि उससे वंचित रहते हैं, जिन्हों के पास कोई लाभ नहीं पहुँच पाता, तो उनमें क्या होता है कि वो कुपोषण का शिकार होते हैं, बीमारियां उनमें उत्पन्न हो जाती है ना, और भूखमरी हो जाती है, जिसके कारण वे संरचनात्मक हिंसा को सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास और कोई फिर रास्ता नहीं होता। और पहली बात तो गरीब और शोषित वर्ग होते हैं जो और ज़्यादा शोषण सहते रहते हैं और ये सब चीज़ों को सहते रहते हैं, जिसके कारण वे संरचनात्मक हिंसा को सहने के लिए मजबूर होते हैं। आगे देखिए वेतन की स्थिति में क्या होता है, जो सफल वर्ग होता है वो श्रमिक और जो दलित और शोषण वर्ग होता है उनकी विचारधारा को परिवर्तन कर देते हैं, मतलब कि उनको ऐसा दिखाता या ऐसा समझा देते हैं कि आप जो हो वो शोषण, मतलब कि आपको ये आपकी स्थिति हमेशा रहेगी क्योंकि आप इस वर्ग में हुए हो, इसलिए। तो क्या होता है कि जो शोषित वर्ग होते हैं वो उसमें ढल जाते हैं, अपने आप को ढल लेते हैं, और अपनी जो भी मतलब कि जो सफल वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है, वो उनको शोषित करता है, उनके जो हित होते हैं उनको कुचल देता है। जैसे ऐसे होता है कि अब आज के टाइम पे देख लीजिए, कोई सफल व्यक्ति है या फिर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, तो वो निम्न वर्ग के व्यक्ति को बोलेगा कि आप इसी स्थिति में हुए क्योंकि आप मतलब कि आप इस परिवार में हो, इसलिए आपको ये सब सहना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है उसमें कि उसको समझा दिया जाता है कि आपको ये सहना पड़ेगा। जैसे लड़कियों के लिए ले लीजिए कि समाज में बोला जाता है आप लड़की हो इसलिए आपको ये सब सहना पड़ेगा, है ना, और आप इस टाइम पे जाओगे, इस टाइम पे आओगे क्योंकि आप लड़की हो। तो ये क्या होता है कि हम सोच भी लेते हैं उससे, हाँ चलो इसने बोला है तो ये सब चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे हित होते हैं और जो हम पे शोषण है ये सब चीज़ें होती है। तो ऐसे ही ये वर्ग और दलित वर्गों की बात कर रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, जो सफल समुदाय और जो निम्न समुदाय है उसको दरकिनार कर देता है, किनार करने पर मजबूर कर देता है, और उसके जो
महत्व होते हैं उनको मतलब कि ख़त्म कर देता है, और क्या करता है उनको एकजुट नहीं होने देता, और क्या कहते हैं उनकी बुराई करते कि आप इस मतलब कि आप ऐसे हो वैसे हो, और जो उनका समुदाय उनमें एकजुटता नहीं आने देता। आगे देखिए, जो संरचनात्मक हिंसा होती है नकारात्मक शांति के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो आप अशांति नहीं देखते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप अशांति का वातावरण देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रत्यक्ष हिंसा में तो ये होता है ना कि मारपीट होती है तब अशांति होती है, परंतु संरचनात्मक हिंसा में क्या होता है कि जो अशांति है वो हम देख नहीं सकते परंतु होती है। देखिए जब हम किसी के साथ दमन करते हैं, शोषण करते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर अशांति हमेशा बनी रहती है। आगे देखिए, बुरे अगर हम शाब्दिक विश्लेषण करें संरचनात्मक हिंसा का, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है ये उसमें विद्यमान होती है, मतलब कि जो इसकी जड़ें होती है संरचनात्मक हिंसा की समाज में होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई नहीं देती हिंसा, परंतु इसमें क्या होता है कि मानसिक रूप से ये उभर कर आती है। आगे देखिए, बुरे संरचनात्मक हिंसा में कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक जो आयाम है वो रहते हैं, मतलब कि मनोवैज्ञानिक तौर पे इसमें कोई ना कोई विचारधारा रहती है। और बोले कि प्रत्यक्ष हिंसा में क्या होता है कि कोई ना कोई संरचनात्मक आयाम विद्यमान रहते हैं। बोले जो संरचनात्मक और जो प्रत्यक्ष हिंसा ये एक दूसरे से जुड़ी ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राज्य हिंसा से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य हिंसा को समझाइए। और ये देखिए एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग चैप्टर के हैं। ये जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है ये तो एक ही चैप्टर्स के, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। और जो ये अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि राजनीतिक हिंसा क्या होती है, इसके भारत में राजनीतिक हिंसा के बारे में बताना है, ये अलग चैप्टर है। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। बोले जो राजनीतिक हिंसा होती है वह राज्य हिंसा ही होती है, और बोले राज्य में होने वाली जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती है वही राज्य हिंसा कहलाती है। देखिए बता दीजिए, जो कौटिल्य हैं उन्होंने बोला है कि बगावत का मुख्य कारण जो शासक वर्ग होते हैं उनका सही से एक तो व्यवहार नहीं होता, या फिर उनकी जो गलत नीतियां होती है उसके कारण क्या होता है कि जनता है उनके दिमाग में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, और तथा वो हिंसा और कार्यवाही पे उतर आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक हिंसा है वो तो पहले या तो राज्य हिंसा होती है, और बोल रहे कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ होती है, जो आप क्रांति करते हैं या फिर जो आप हिंसा करते हैं या फिर आंदोलन टाइप की क्रांतिकारी है, वो सब आती है। और बोल रहे कि ये कब होते हैं? जब सरकार सही से अपनी नीतियों को लागू नहीं करता, या फिर सरकार का अच्छा व्यवहार नहीं होता जनता के साथ, तो जो जनता है वो उसके मन में क्या आता है कि सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, और फिर वो क्रांति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आगे देखिए, और वह हिंसक कार्रवाई करने लगते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसक कार्रवाई करते हैं। देखिए बता रहे हैं कई बार क्या होता है कि जो राज्य हिंसा होती है वो गृह युद्ध जो होती है उसका रूप ले लेती है, और बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक निर्जातियाँ या फिर अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो अपनी पहचान के खोने से डरते हैं, और जिसके कारण उनको अगर खतरा महसूस होता है कि हमारी संस्कृति चल जाएगी, तो क्या करते हैं वो हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कि जो अल्पसंख्यक निर्जातियाँ ये सब जो लोग होते हैं ये अपनी संस्कृति को खोने से बहुत डरते हैं, और जब इनको महसूस होता है कि हमारी संस्कृति के ऊपर कोई आँच आ रही तो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। आगे देखिए, जो अरस्तु है वो ये बताते हैं कि जो राजनीतिक अव्यवस्था वो किस प्रकार की है। बोलते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि जो राजनीतिक अव्यवस्था को जिम्मेदार भक्ति संतुलन में परिवर्तन। देखिए राजनीतिक में जो ये सब चीज़ें होती है, मतलब कि क्रांति और ये सब, ये क्या किस लिए होती है? इसका जिम्मेदार है भक्ति संतुलन में परिवर्तन की, जो भी आपकी संतुलन बना हुआ है आप जब आप उसमें परिवर्तन करते हैं। आगे देखिए, जो चाणक्य है उसके अनुसार जो आपकी राज्य हिंसा है उसका कारण होता है बगावत। देखिए चाणक्य ने तो बता दिया कि जो बगावत पे उतर जाते हैं तब राज्य हिंसा होती है, और वो बताते हैं कि जब आप प्राकृतिक में परिवर्तन लाते हैं तो उसके कारण भी ये सब होता है। और बता रहे हैं कि जो सरकार होती है जब वो अभद्र या फिर गलत नीतियाँ अपनाती है तो फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं स्वयं में असंतोष फील करते हैं और हिंसा के रास्ते पे उतर जाते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जो राजनीतिक हिंसा होती है क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में राज्य हिंसा किस प्रकार की है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 ही क्वेश्चन है, जैसे कि आपके कि राजनीतिक हिंसा क्या होती है और दूसरा है आपका भारत में राज्य हिंसा। तो चलिए इसको देखते हैं। बोलते जो भारत है उसमें निर्जातीय और जो पृथकतावादी होती हैं उसके द्वारा भारत में बहुत सारी हिंसा होती है, और ये बहुत सारे सिद्धांतों के द्वारा इकट्ठी हुई है। और जो भारत है ये अद्वितीय केस है। इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक हिंसा राज्य हिंसा होती है भारत में, और ये बोल रहे हैं किसमें, जैसे कि निर्जातियों के ऊपर, पृथकतावादी जो होते हैं उसके ऊपर विखंडन होता है राज्य का। और बोल रहे कि भारत में जो अध्ययन है इसका राज्य हिंसा का ये अद्वितीय केस है। और बोल रहे कि हिंसा
हिंसा के अधिकांश सिद्धांत इकट्ठे हुए, इसमें बहुत सारे अधिकांश है जो इकट्ठे हैं हिंसा के। आगे देखिए बोल रहे हैं कि जो भारत है वो सीमा पर जो आतंकवाद होता है उस पर मौन रहता है, क्योंकि जो सीमा पर आतंकवाद होता है भारत उसमें कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। और बोल रहे हैं कि जो आंतरिक आपका आंतरिक अखंडता है उस पर भी आँच आ रही है। दूसरी तरफ जब भारत के जो राज्य हैं उसमें जो आंतरिक अखंडता है उस पर आँच आ रही है। आगे देखिए इसमें बता रहे हैं कि उत्तरी पूर्व में जो विद्रोह होता है या फिर जो मोर्चे होती है, जब जो घटनाएं होती है, इसमें क्या होता है कि पहले जो विद्रोह समूह होता है अगर वो असफल हो जाता है तो वो अन्य विद्रोह समूह जो होता है उसके साथ मिल जाता है ताकि वो दोबारा से सफल हो सके। तो जो उत्तरी पूर्व में है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहते हैं आंदोलन या फिर बहुत सारे समूह बने हुए हैं जो विरोध करते रहते हैं। आगे देखिए और देखिए बता रहे जिसकी जो मणिपुर है वहाँ पे 30 विद्रोह समूह है, उसमें जो 17 है वो सक्रिय हैं, मतलब कि वो अभी सही सलामत और चल रहे हैं, सक्रिय हैं 17। और बोल रहे जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो विद्रोह के डर से कभी कभी ही जो तहसील होती है फिर उप तहसीलें होती है फिर मुख्यालय वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतने मतलब विद्रोह जब होते हैं आपको पता है उसमें हिंसा होने लग जाती है, मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो इसलिए जो उसके डर से जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं वो न्यायालय में नहीं जाते, मुख्यालयों में नहीं जाते, तहसीलों में नहीं जाते। पर जो भूमिगत विद्रोह होते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो भीतरी क्षेत्रों में कानून भी वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, जो भीतरी क्षेत्रों में कानून है वो भी किसी काम के नहीं रहते। आगे देखिए बोले जो विद्रोही जो है समूह वही सरकार है और वही न्याय का आदेश भी देते हैं, क्योंकि जो विद्रोह करते हैं वही अपने आप में सरकार भी बन जाते हैं और वही न्याय का आदेश भी दे देते हैं। आगे देखिए बोले जैसे कि आपका नागालैंड, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, ये कंबोडिया या फिर म्यांमार जैसे पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए बोले जो निर्जातीय व अल्पसंख्यक जो समस्या उसको सुलझाने की जिम्मेदारी किसने ली, जो शिक्षित युवा वर्ग होते हैं उन्होंने। बोले फिर भी ऐसा महसूस होता है कि बोले जो शस्त्र उपाय होते हैं उनको वापस लेने का कोई मार्ग नहीं निकल रहा है। और बोले कि जो भारत की उत्तरी समस्या है यानी कि जो कश्मीर की समस्या है बहुत बड़ी है, पर देखिए जो अब कश्मीर की समस्या वो अब थोड़ी कम हो चुकी है पहले से, क्योंकि 370 जो है वो हट गया तो कश्मीर अब भारत में इंक्लूड हो गया पूरी तरीके से। परंतु ये पहले की बात करें तो अभी भी कश्मीर में बहुत सी समस्या जैसे दंगे फसाद को लेके, जो वहाँ आंदोलन हो रहे हैं उन सब को लेके, ये बोले जो कश्मीर में रहने वाले नागरिक हैं उनकी आधारित निष्ठा है वह कश्मीर सहित भारत की शासन व्यवस्था, नागरिक जिनकी बुनियादी पहचान है कि वे वैद्य इकाई हैं तथा पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर सहित पाकिस्तान के शासन व्यवस्था की वैद्य इकाई है। आगे देखिए पर जो भारत है उसको अपने जो संघीय ढांचा है उसके इतिहास और जो विविधताओं पर विचार करना चाहिए, और बता रहे जो राष्ट्रवाद की मांगे हैं उनको बातचीत करके हल निकालना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो भी समस्या अगर आती है राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवाद की अखंडता को लेकर, तो जो सरकार होती है जो भारत है उसको बातचीत के माध्यम से ये सब चीज़ें सुलझा लेनी चाहिए। और बोले दूसरी जो समस्या भारत के अंदर है उदारीकरण नीतियों को लेकर, जो गरीब और अमीर लोग हैं मतलब कि धनी और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में बढ़ता हुआ अंतर। बोले इसके कारण क्या होता है कि जो धनी लोग हैं वो तो अपना सारे लाभ उठा लेते हैं, परंतु जो गरीब लोग जो सुविधाओं से वंचित रहते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो अतिवादी विचारधारा होती है उससे प्रभावित होकर हिंसा के रास्ते को अपना लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब हिंसा के माध्यम से ही हमें अपने अधिकार मिलेंगे, सब चीज़ प्राप्त होंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गांधीवादी विचारधारा। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है आपका उसके अंदर जो गांधीवादी विचारधारा था वो किस प्रकार से वो इसमें बताना है, और ये चैप्टर मैंने आपको करवाया भी था, परंतु ये 12th चैप्टर है आपका जिसमें क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर आपको मैंने करवाया, परंतु ये थोड़ा सा रह गया शायद आधा, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहे, जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी दृष्टिकोण थी, हम सबको पता है। और बता रहे हैं कि जो वह थे वो शांति तथा समर्थक थे, मतलब कि शांति के समर्थक थे, वे शांति ही चाहते थे। और बता रहे हैं कि जो विवाद हैं और जो संघर्ष है उनको वे आध्यात्मिक जो साधन होते हैं उनके द्वारा निपटाने के पक्ष में थे, मतलब कि आप उन पे अध्ययन कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से उनको निपटारा कीजिए, ना कि हिंसा के माध्यम से। तो गांधी जी जो थे वो शांति के पुजारी थे। आगे देखिए गांधी जी बोलते थे अगर आपको शांति निर्माण करना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो रखना बहुत ज़रूरी है। ये बोलते थे अगर आपको शांति निर्माण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही बनता है, क्योंकि देखिए आप एक दूसरे देशों के साथ सहयोग रखेंगे सही से तो क्या होगा,
साइड से मतलब शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब नहीं होंगे। देखिए वो बोलते थे कि जो आपके समाज में शोषण होता है वो संरचनात्मक हिंसा को जन्म देती है, और बोलते हैं कि साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ होती हैं या फिर उस पर जो नियंत्रण की संरचनात्मक हिंसा का ही प्रयोग करती है। जो साम्राज्यवादी शक्ति होती है वो भी संरचनात्मक हिंसा का ही प्रयोग करती है। देखिए गांधी जी बता रहे हैं कि जब भारत में ब्रिटिश शासन वर्ग कि गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश शासन वर्ग के विरोधी थे, और उन्होंने अहिंसात्मक तौर पे ही उनका मतलब कि सलूशन किया, उनका विरोध किया, नहीं कि उन्होंने हिंसा की है, अहिंसक तौर पे ही ये सब चीज़ें उन्होंने किया। आगे देखिए, बोले अगर मनुष्य को आदर्श के लिए आत्मनिर्भरता के अनुरूप होना चाहिए, मतलब कि आपको अगर सम्मान चाहिए, जो भी काम करना है वो आत्मनिर्भर होकर करना चाहिए। आगे देखिए, गांधी जी का दृष्टिकोण है कि जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए पहले आपके राष्ट्रीय जो होते हैं उसको पारस्परिक स्थापना, मतलब बुरे पहले आप अपने देश के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैं इन शोषण को समाप्त करें, उसके बाद आप राष्ट्र के बीच में जो है संपर्क अच्छे बना सकते हैं, सर जो सहयोग होता है वो अच्छा बना सकते हैं। पहले तो आप अपने देश को ठीक करेंगे तभी तो आप दूसरे देशों के साथ सहयोग करेंगे। अगर आपके देश में ही हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सामाजिक आर्थिक भेदभाव है, तो आप कैसे सहयोग कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ? तो वही इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए गांधी जी आगे क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य द्वारा जो समुदाय पर दैवीय प्रतिबिंब के आध्यात्मिक रूपांतर में संयोग संभव है। ये बताते हैं कि जो दैवीय प्रतिबिंब होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि पवित्र का जो प्रतिबिंब हम बनाते हैं, उसके अध्ययन से ही बुरे उसमें जब परिवर्तन होता है उसके संयोग से ही, उनके संयोग से ही आप क्या कहते हैं संयोग संभव हो सकता है। आगे देखिए, बुरे जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको समाज में अनिवार्य अंग मानते हुए संयोग का जो संयोग उसका आधार बताया गया है। जो आप पारस्परिक संबंध रखते हैं, जैसे कि आप किसी का हित चाहते हैं, एक दूसरे का हित चाहते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, तभी आप क्या कहते हैं कि संयोग आपका बन सकता है, मतलब संयोग का आधार बताया गया है। बुरे जो ये बताया गया है कि सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत है, मतलब जो आपका संयोग होता है वो इन तीनों स्तर पर विस्तृत होता है। देखिए आगे बता रहे कि जो गांधी जी थे ये वैचारिक और जो कार्यात्मक के सहयोगी और समर्थक थे। और आगे बताते जो गांधी जी थे वह कहते थे कि हम एक दूसरों को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, मतलब कि सब लोग एक साथ ही रहते हैं और वो कहीं और उससे नहीं जा सकते हैं। और गांधी जी कहते थे जो संघर्ष होता है वो एक अस्थायी स्वरूप होता है, उसको हम संयोग के माध्यम से मतलब कि बदल सकते हैं, संयोग के माध्यम से उसको चेंज किया जा सकता है। और गांधी जी का कहना या विश्वास था कि जो मानव चेतन होता है उसमें ईश्वर का स्वरूप होता है, जो मानव होता है उसमें ईश्वर का स्वरूप होता है। आगे देखिए, बुरे शांति के द्वारा संघर्ष को जीता जा सकता है। बुरे गांधी जी का विश्वास था कि मतलब वो कहते थे कि जो विश्व में जो प्रत्येक वस्तु होती है वो सतत परिवर्तनशील होती है, मतलब वो परिवर्तन हो सकती है। और ये बोलते थे संघर्ष में अपवाद नहीं है। आगे देखिए, वो बोलते थे कि जो संघर्ष का स्वरूप है वो समय समय पर बदलता रहता है। बुरे जो गांधी जी थे वो विश्व में शांति और अहिंसा के प्रसिद्ध प्रचारक थे। ये बुरे गांधी जी ने शांति, सुरक्षा, व्यक्ति, राज्य तथा जो भूमंडलीकरण है उस पर कई लेख लिखे। देखिए जो गांधी जी थे वो आदर्श तथा वास्तविकताओं को जोड़कर व्यवहारिक आदर्शवादी के रूप में हुए, जैसे जो वो थे वो एक आदर्श और व्यवहारिक इंसान थे जो वास्तविकताओं पे वो करते थे, तो वो आदर्शवादी के रूप में विचारक बने। आगे देखिए इसमें क्या बता रहे कि जो गांधी जी है उनके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय संयोग है वह एक और तो ज्ञान, गुण तथा बुद्धिमत्ता के बीच एक श्रृंखला है, तो दूसरी तरफ किस पे निर्भर करता है कि नागरिक समाज, प्रशासन, प्रांत, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक संगठनों इन सब पे निर्भर करते हैं। बता रहे एक तरफ तो आपका गुण, ज्ञान, बुद्धिमत्ता पे और दूसरी तरफ आपका राज्य, प्रांत, अंतर्राष्ट्रीय इन सब पे निर्भर करता है। आगे देखिए आगे बता रहे गांधी जी बोलते हैं कि अगर आपको शांतिपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है या फिर क्या स्थापना करने की ज़रूरत है। अब देखिए जैसे कि इसमें बता रहे सार्वभौमिक, परंपरागत और परमाणु निरीक्षण और पर्यावरण और परिस्थिति के संरक्षण करना, जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी समस्याओं का समाधान करना। अब ये बता रहे कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप शांतिपूर्ण व्यवस्था आप स्थापित कर सकते हैं। बुरे संघर्ष और युद्ध के विचार की बजाय शांति के विचार को लाना, मानवता के साथ भूमंडलीकरण और बुरे जो दुर्बल लोग होते हैं उनको सशक्त करना, उनको सशक्तिकरण करना
और पूरे सार्वभौमिक सांस्कृतिक का विकास करना। पूरा गांधी जी के जो विचार है उनके तहत सुरक्षा व सहयोग को विकास व शांति का प्रमाण माना गया, कि जो गांधी जी के विचार थे वो सुरक्षा और सहयोग के लिए थे और शांति व विकास के लिए। आगे देखिए, ये अब आगे बता रहे हैं कि किसी भी तरह के जो औपनिवेशिकवाद होते हैं, साम्राज्यवाद होते हैं, शोषण रहित राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब कि किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे औपनिवेशिक हो या समाजवाद हो, साम्राज्यवाद, चाहे राजनीतिक स्तर पे या फिर आर्थिक स्तर पे। आगे बता रहे हैं बुरे कि आपको समर्पण और वचनबद्धता से स्वैच्छिक प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, लक्ष्य व उपाय थोपने ना जाए बल्कि वे स्वयं विकासित हो, मतलब कि जो आपके लक्ष्य हैं, उपाय हैं, वो थोपे ना जाए, स्वयं से विकासित हो। सभी के लिए समानता हो, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो, सामान्य निशस्त्रीकरण हो, एक पक्षी निशस्त्रीकरण हो, बुरे समानता व संयोग पे आधारित आपका कल्याण हो, छोटे राज्य बड़े राज्यों का सहयोग करें, मतलब कि जो बड़े राज्य हैं छोटे राज्यों का सहयोग करें, और सभी जो समझौते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाएं। बुरे पूर्ण व लाभप्रद रोजगार होना चाहिए, पारस्परिक जो सेवाएं हैं वो होनी चाहिए, सभी के लिए समर्थक जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। और गांधी जो थे वो सामान्य जो संयोग और भाईचारा उसमें विश्वास रखते थे। बुरे वो शिक्षा को महत्व देते थे और जो व्यक्ति के निर्णय लेने की भूमिका उसको महत्व देते थे। वो कहते थे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो व्यक्ति होता है उसकी भागीदारी होना ज़रूरी है। वो कहते कि राज्य की जो शक्ति है वो सीमित हो, सरकार कम से कम शासन करे। और जो गांधी जी थे वो मानव सुरक्षा के लिए मानव सुरक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर संकट और जोखिम रहते हैं तो ऐसी उपस्थिति में इंसान स्वस्थ वातावरण में जो होता है वो नहीं रह पाता, तो इन सब की अनुपस्थिति होनी चाहिए। और गांधी जी अहिंसक सुरक्षा को ज़्यादा मानते थे। और जो विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था होती है, मतलब कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मानते थे। आगे वो बता रहे जिसके काब हो रहे अहिंसक सामाजिक अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें हिंसा ना हो, पूरे शोषण रहित संयोगशील सामाजिक आर्थिक हो, मतलब संयोगशील होना चाहिए और शोषण रहित होना चाहिए। और बोले कि व्यक्तियों की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक सुधार लाया जा सके। और बोले व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व सशक्तिकरण के द्वारा ये सामाजिक जो समुदाय है उसमें सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार करना होगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत सारा, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत लॉन्ग भी था इसका आंसर, तो आप इसको पोज करके भी वापस से पढ़ सकते हैं। और देखिए 5th क्वेश्चन है अब हमारा लिंग विकास और मानव सुरक्षा। इसमें आपको बताना है लिंग विकास और मानव सुरक्षा किस प्रकार की है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, इसके आधार पर जो शोषण और दमन करा जाता है, बुरे इसके आधार पे जो लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। बुरे इस संदर्भ में जो महिला उसकी स्थिति और भी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि महिला होने के कारण समाज में विशिष्ट वर्ग से संबंध रखने के कारण महिलाओं को दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है। एक तो वह विशिष्ट वर्ग माना जाता है उसको, और एक लिंग पे भेदभाव पे कि ये महिला है, इसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए बोले कि जो विकासात्मक जो नीतियाँ होती है, योजना होती है, उसमें उनकी भूमिकाओं को नहीं आंका जाता। अगर वो कुछ अच्छा कार्य करती है तो उनकी जो भूमिका होती है उसमें उसको देखा भी नहीं जाता। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो संविधान है उसमें तो महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिले हैं, सब चीज़ समान है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, सब चीज़ें बोले, परंतु क्या ये सैद्धांतिक रूप से सम्मान प्रदान किए गए, मतलब कि जो आपको अधिकार है वो सम्मान है सैद्धांतिक रूप से, परंतु व्यवहारिक रूप से आज भी जो है वो भेदभाव किया जाता है। आप सभी को पता है कि आज भी कैसे भेदभाव किया जाता है लड़कियों में, लड़कों में, पुरुष में, महिलाओं में, परंतु जो संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हाँ, हमें सब प्रकार के अधिकार है, समान अधिकार, पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। देखिए बता रहे हैं कि जैसे कि आपकी गरीबी, पानी का अभाव, स्वच्छता की कमी, दूध की कमी इत्यादि जो ये तत्व हैं ये पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो स्त्री होती है वो समाज में पुरुष से ज़्यादा भूमिका निभाती है, मतलब कि उसके कई रूप होते हैं समाज में, तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर कमी होती है तो महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करती है। आगे देखिए बता रहे हैं ILO की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार बता रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों से अधिक 2 गुना घंटे अधिक कार्य करना पड़ता है, जबकि उन्हें संपत्ति का 1/10 भाग भी प्राप्त नहीं होता, कि महिलाएं जो होती है पुरुष से डबल काम करती हैं और संपत्ति में उसको 1/10 भाग भी नहीं मिलता। देखिए आगे बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा शिक्षा के और सहभागिता के माध्यम से ही महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का प्रयास
करिए कि अगर जब महिलाओं को सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, सहभागिता उनकी होगी तो वो अपन मजबूत बनेंगी। और बोले क्योंकि समृद्धि समाज के लिए लिंग जो समानता होती है उसको पूर्व शर्त माना गया है कि जो अगर आप समृद्ध समाज आपको बनाना है तो लिंग समानता होना सबसे पहली शर्त है। अगर आपको समाज को अच्छा बनाना है तो उसमें भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बोले आज वर्तमान में क्या है कि विकास की तुलना में जो मानव विकास है उसको अधिक बल दिया गया है कि ये नहीं है कि आप समाज का विकास कर रहे हैं, मतलब कि समाज का विकास इम्पॉर्टेंट है, परंतु पहले मानव के ऊपर देखिए, मानव इस समाज में आता है तो उसका विकास सबसे पहले होना चाहिए। बुरे इसके अनुसार जो लोगों द्वारा जो उपभोग होता है, जो उपभोग की वस्तुएं होती है उन्हों को इसमें देखा जा सकता है विकास के रूप में। आगे देखिए बता रहे हैं कि जैसे कि जीएनपी में वृद्धि होगी, औद्योगिक और तकनीकी उन्नति होगी, स्वतंत्रता तथा अन्य जो निर्धारकों होते हैं उस पर विकास निर्भर करते हैं। फिर बताते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं होती है, शिक्षा, स्वस्थ शिक्षा के प्रावधान होते हैं और जो सामाजिक सुरक्षा होती है, राजनीतिक नागरिक अधिकार होते हैं, विकास के क्रियाकलाप में सक्रियता, ये बोले सार्वजनिक बहस में सहभागिता की स्वतंत्रता, इसके कुछ अन्य निर्धारक हैं। बोले देखिए विकास दो प्रकार से होता है, एक तो आपका जो मैंने बताया जीएनपी में वृद्धि, औद्योगिक तकनीकी, एक तो ये विकास होगी, दूसरी तरफ होगी जो आपकी शिक्षा अच्छी मिले, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिले, समाज में सुरक्षा, एक ही। तो बोले इन दोनों के बीच में बहस होती है क्योंकि देखिए मानव विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ आती हैं और देश के विकास में जीएनपी जो हो गया आपका और जो आपका औद्योगिक तकनीकी, ये सब चीज़ आती हैं। तो बोले कि मानव विकास ज़्यादा जरूरी है। आगे बता रहे जो मानव विकास और मानव सुरक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं। बोले मानव सुरक्षा लोगों के कल्याण के लिए काम करती है जिससे मानव के विकास भी संभव होता है। देखिए मानव सुरक्षा जो है लोगों के कल्याण के लिए काम करती है जिससे मानव का विकास भी संभव है। बोले कि जो मानव सुरक्षा होती है वो संसाधन और आर्थिक जो समान होते हैं उनको समान वितरण पर जोर देती है, मतलब समान रूप से वो बांटे जाएं जिससे सभी लोगों को विकास समान अवसर प्राप्त हो सके, मतलब सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। आगे देखिए बोले असंतुलन विकास जब होता है तो उसमें असमानताएं उत्पन्न होती हैं जो कि एक संघर्ष का कारण है। बुरे इससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। बोलते गांधी जी ने मानव विकास तथा मानव सुरक्षा को तीन समानताएं दर्शाई हैं, मतलब तीन रूप में उन्होंने को बताया है। बुरा पहला ये कि दोनों अवधारणाएं जो मानव सुरक्षा और मानव विकास हो दोनों अवधारणाएं जन केंद्रित हैं और आगे बताते हैं बुरे दोनों के लिए मानव प्रमुख है, दोनों अवधारणा के लिए मानव प्रमुख होते हैं किंतु अंतिम उद्देश्य में मध्यम से रूप में नहीं। बुरे कि किंतु अंतिम उद्देश्य होते हैं उससे मध्यम के रूप से नहीं होता, मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों अवधारणाएं में जन केंद्रित होता है और दोनों अवधारणाएं में मानव जो वो प्रमुख होता है, परंतु दोनों अवधारणाएं के अंतिम उद्देश्य में ये दोनों चीज़ें होती है कि जन केंद्रित और मानव प्रमुख, परंतु जो मध्य उद्देश्य होता है उसमें ऐसा नहीं होता। मध्य उद्देश्य में दोनों के अलग अलग थोड़ी सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको मानव सुरक्षा वाले में बताया होगा पहले अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर। आगे देखिए बोले दोनों ही मानव का सम्मान करती हैं और भौतिक जो समस्याएं हैं उसको समाधान करती हैं। बोले दोनों ही अवधारणाएं ये मानती है कि गरीबी और असमानता व्यक्तिगत संवेदनशीलता का प्रमुख कारण मानती है, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो गरीबी और असमानता होती हैं ये आपके प्रमुख कारण हैं जो संघर्ष को उत्पन्न करती है फिर किसी भी प्रकार के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 6th क्वेश्चन है बोले मानव सुरक्षा पे गांधीवादी विचारधारा का आलोचनात्मक विवेचन करना है। इसमें अब गांधी जी मानव सुरक्षा के ऊपर क्या सोचते हैं वो बताना है। देखिए बता रहे हैं कि गांधी जी का जो विचार है उन्होंने जीवन की जो सांस्कृतिक होती है और जो जीवन तथा जो संस्कृति होते हैं उसको महत्वपूर्ण देन है गांधी जी के विचार हैं। और बोल रहे कि गांधी जी जब सार्वजनिक क्षेत्र में आए थे तो उस समय क्या था कि जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक वातावरण है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट था। देखिए बोल रहे हैं कि उस समय क्या था ये मान्यता प्रचलित थी कि जो नैतिकता के नियम है वो व्यक्तिगत जीवन के लिए है, सार्वजनिक जीवन तो नैतिकता मापदंडों से परे है। कि बोल रहे जो सार्वजनिक जीवन होता है उसमें किसी भी प्रकार के नैतिकता के मापदंड नहीं होते, परंतु व्यक्ति जो होता है उसमें ये सब चीज़ें लागू होती हैं। आगे देखिए बोले उन्होंने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया था कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत
व्यवहार के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक और विशेषकर राजनीतिक व्यवहार के लिए आधार बन सकते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो सत्य और अहिंसा होती है व्यक्ति के लिए तो होती है, परंतु व्यक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सार्वजनिक और राजनीतिक के लिए ज़्यादा होती है। अगर आप अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो जो आपके राजनीतिक व्यवहार है उसमें चेंज आएगा। आगे देखिए, और देखिए बता रहे हैं कि जो गांधी जी हैं उन्होंने जीवन को मुख्य देन दी है वो इस प्रकार से कि व्यक्ति के महत्व और मानवीय शक्ति में हमारे विश्वास को पूर्ण जागृत किया कि व्यक्ति और मानवीय जो शक्ति होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो वापस से उसका विश्वास उत्पन्न किया। आगे देखिए उन्होंने जो मानव होता है उसकी महत्वता जो होती है उस पर जोर दिया और उन्होंने बताया कि जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, जब तक आप जो सत्ताधार है या फिर जो सत्ता में है वो आपके साथ दुरुपयोग करते हैं और आप जब तक उसके विरोध में, सत्ता के विरोध में आवाज़ नहीं उठाते, जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। और उन्होंने ये भी बोला कि जो सामाजिक व आर्थिक जो स्वाधीनता होती है उसके बिना राजनीतिक जो स्वाधीनता होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। जब तक कि आपको आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। बोले जो राजनीतिक में महात्मा गांधी जी ने योगदान दिया है वो आप जो आचार्य कृपलानी है उसके शब्दों में वो बताते हैं कि देखिए वो है ना गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो बोलते हैं कि राजनीतिक सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता द्वारा आध्यात्मिककरण करके अन्याय तथा निरंकुश का सत्याग्रह द्वारा सामना कर तथा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का संयोग एवं समन्वय करने का प्रयास किया। वे बताते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और संसाधनों को पवित्रता से अपनाया और अन्याय और जो निरंकुश होता है उसको सत्याग्रह के द्वारा उसको हटाया और बता रहे सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक जीवन है उसमें उन्होंने सहयोग दिया और बता रहे कि उन्होंने प्रभावशाली लोकतंत्र की स्थापना की है और बोल रहे कि न्याय और समानता पर आधारित समाज की नींव डाली है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसलिए वो गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं गांधी जी ने किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए हैं। आगे देखिए बोल रहे हैं कि गांधी जी के सैद्धांतिक जो दृष्टिकोण है उससे तो सभी लोग सहमत हैं, परंतु व्यवहारिक में सब लोग सहमत नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो सोचते थे वो एक दार्शनिक और सैद्धांतिक रूप से है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसको अपनाया नहीं जा सकता। बता रहे हैं कि असंभव सा है। और देखिए आज की मेरे को लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी ही हो जाए। तो देखिए आगे क्या बता रहे हैं। देखिए बोल रहे कुछ विचारकों का मानना है कि गांधी जी के जो आदर्श हैं उसमें दर्शन में मौलिक विचारों का अभाव है, मतलब कि उसमें मौलिक विचार नहीं है। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि बहुत से आलोचकों ने, मतलब कि बहुत से विचारकों ने आलोचना की है गांधी जी की और बोलते हैं कि खाली इसमें मौलिक विचार तो है नहीं, और बोलते हैं कि समाजवाद, अनुदारवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, ये सब जो राजनीतिक प्रभाव का सामान्य मात्र है खाली। और बोल रहे गांधी जी के जो है ये काल्पनिक भावनात्मक पे दर्शित है, मतलब कि जो पूरा उनका विचारधारा है काल्पनिक और भावनात्मक है खाली। आगे देखिए बोले वो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जो कभी संभव नहीं है। बोले ये कैसे संभव है कि सेना और पुलिस अहिंसा का पालन करें। बोले इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिकता का आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। बोले नैतिकता के आधार पर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। और बोले जीवन में विश्वास का मूल्य जरूरी है, जीवन में जो विश्वास है उसका मूल्य जरूरी है। बोले किंतु उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवादी विचारधारा प्रचार करते थे। बोले व्यवहारिकता के आधार पर गांधीवादी जो दर्शन है उसकी आलोचना की जाती थी। बोले जो साम्यवादी विचारधारा है वो तो गांधी जी के दर्शन के मूल्य उद्देश्यों पर ही शंका करती थी। बोले कि श्रमिकों तथा पूंजीपतियों के वर्ग संयोग और उद्योगों तथा राष्ट्रीयकरण को अनावश्यक समझते तथा पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में बुरे सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारधारा गांधी जी के पूंजीवाद का अभिन्न मानते थे। तो इसमें बता रहे जो साम्यवादी विचारधारा है वो गांधी जी की आलोचना करती थी, कहते थे कि गांधी जी जो है वो पूंजीवाद है उसका एक अभिन्न अंग है, तो ये उसकी आलोचना करती थी। आगे देखिए बुरे गांधीवादी के विचारकों में अनेक विरोधाभास था।
बुरे गांधीवाद समाजवादी दर्शन की ही भांति इस पर विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दैनिक जीवन की ज़रूरतों से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कि जो उनकी दैनिक वस्तुएं बस वही उनको प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखिए बुरे, किंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे व्यवहारिक साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करती है। देखिए कि गांधी जी तो है वो राष्ट्रीयकरण का विरोध करते थे, तो ये विरोधाभास है कि आप अपनी दैनिक जरूरतों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो राष्ट्रीयकरण होना ज़रूरी है, तो ये विरोधाभास हो गया उनकी में। आगे देखें बोल रहे कि व्यवहारिक जीवन में जो वर्तमान समय है उसमें व्यवहारिक जीवन में हम जो गांधी जी का दर्शन है उसको बदलना संभव नहीं है, परंतु ये कहते हैं कि इससे यह नहीं होता कि गांधीवादी जो दर्शन है उसका महत्व कम हो जाता है। बोले कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में नहीं अपना सकते, परंतु उसका जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आगे देखिए बोले इनके आदर्श के पीछे एक ऐसा पालन है, मतलब कि एक ऐसा पालन छुपा हुआ है कि जो संपूर्ण मानवता का कल्याण है, मतलब कि इसके पीछे संपूर्ण मानवता का कल्याण अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खास सुरक्षा, गरीबी और भूख। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोले कि भारत में गरीबी और भूख की जो स्थिति है बहुत ही असंतोषजनक है। बोले कि हाल ही में जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उस संगठन के द्वारा बताया गया कि अभी जो उसके अनुसार गरीबी थोड़ी घटी है। आगे देखिए बोले कि योजना आयोग के अनुसार जो ग्रामीण, शहरी और कुल जनसंख्या का गरीबी से नीचे का प्रतिशत 1993 और 94 में 37.3% था और 32.7% था और 36% था, जो कम होकर अब 2004 और 5 में 28.3%, 25.7 और 27.5% हुआ है। इसमें ये बता रहे कि गरीबी अब थोड़ी कम हुई है। आगे देखिए इसके अनुसार ये बता रहे हैं कि सर्वेक्षण के अनुसार ये पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में 221 मिलियन व्यक्ति गरीब रेखा से नीचे थे और बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में 81 मिलियन व्यक्ति गरीब रेखा के नीचे थे। बोले कि गाँव में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 356 रुपये है और शहरों में 538.6 रुपये माना गया है। तो इसका मतलब ये कि गांव में जो है गरीबी ज़्यादा है शहर के अकॉर्डिंग। आगे देखिए पर इससे यह पता चलता है कि 300 मिलियन से भी अधिक लोग भूख और गरीबी से पीड़ित हैं। बोले कि सरकार स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे क्या है कि बहुत से ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, रोजगार ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे कि गरीबी कम हो सके। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि खास सुरक्षा से ग्रस्त जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तब भी उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जो खास सुरक्षा है, जो आप खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही, उससे बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। आगे देखिए भूमंडलीकरण नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। बोले उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीतियों को अपनाकर भारत भी चाहता था कि जो उसके देश में गरीबी है उसका स्तर कम हो सके। बोले कि औद्योगिक स्वतंत्रता पाकर अधिक विकास कर सके। देखिए वो भारत चाहता था कि हम भी भूमंडलीकरण सबको अपनाएं और हम औद्योगिक स्वतंत्रता पा सके ताकि हम विकास कर सकें। परंतु ये बता रहे कि राष्ट्रीय नमूने संरक्षण संगठन 61 है उसमें आंकड़े के बताया गया है कि उससे अध्ययन से पता चला कि भूमंडलीकरण की नीतियों से गरीबी कम होने में असफल रहा है, कि जो भारत है भूमंडलीकरण की नीति अपनाने के बावजूद भी गरीबी को कम करने में असफल रहा है। आगे देखिए और देखिए इससे पता चलता है कि अभी जो मैंने आपको आंकड़े भी बताए थोड़े बहुत, इससे पता चलता है कि जो खास सुरक्षा है उसकी जो समस्या उसका समाधान करना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि अभी इसका समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है भूख। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूख। देखिए बता रहे केंद्र और जो राज्य सरकार होती है दोनों ही क्या करें कि सस्ते जो मूल्य होते हैं, खाद्य सामग्री होती है वो उपलब्ध कराती हैं। आप सभी को पता है जो गरीब होते हैं, थोड़े निर्धन होते हैं, उनके लिए सस्तों में जिसकी जो राशन दिया जाता है वो सस्ते में दिया जाता है, तो वो सब उपलब्ध कराती हैं। बोले रोजगार में वृद्धि भी कर रही हैं जिससे कि गरीबी जो है वो कम हो सके। परंतु बोले खाद्य सुरक्षा बढ़ने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि खाद्य सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए भी प्रयास कर रही है। देखिए बता रहे अभी भी जो भूखमरी है समाप्त करने तथा कैलोरी जो होती है अपूर्णता कम करने तो कुछ सुधार हुआ है। बता रहे कि जो भूख समाप्त होती है उसमें भूखमरी जो है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई है और जो कैलोरी पूरी मिलनी चाहिए लोगों को वो हल्की फुल्की ठीक हुई है। आगे देखिए बोले
किंतु व्यापक रूप से जो भूखमरी की समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। पर इस वर्ष में जो भूमंडलीकरण भूख सूचकांक है पर इससे पता चलता है कि बुरे जो विकासशील देश, विकसित देश, इन सबकी जो रैंकिंग होती है उसमें ये पता चला है कि 84 देशों में से रैंकिंग में भारत 68वें स्थान पर है, जो बहुत मतलब कि घटिया रैंकिंग है। बता रहे कि जो आपकी भूख जो रैंकिंग होती है ना भूमंडलीकरण भूख के लिए, उसमें 84 देश हैं, उसमें से भारत की 61 रैंकिंग है, मतलब कि भारत में भी अभी बहुत ज़्यादा भूखमरी है। आगे देखिए, जिसकी हम ये रैंकिंग बता रहे हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी क्या क्या रैंकिंग है। जैसे कि चीन की 5 रैंकिंग है, इसका मतलब कि उस देश में भूखमरी की समस्या ना के बराबर ही है। और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की 14 रैंकिंग है, थाईलैंड की 28 है, इंडोनेशिया की 35 है। तो ये सब चीज़ें रैंकिंग बता रहे हैं कि इनकी तुलना में जो भारत की रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है। आगे देखिए, बुरे इससे पता चलता है कि जो भारत देश में जो भूखमरी जैसी समस्या है, इसको जूझने में अभी और काफ़ी समय लगेगा। मतलब कि इसको अगर आपको ख़त्म करना है तो इसको अभी और ज़्यादा समय लगेगा। आगे देखिए, बुरे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था ने अपने अध्ययन मिलेस फंड में भारत के कुछ नमनीय परिवर्तन, शून्य जुताई, कृषि और विकासशील कुछ नेटवर्किंग के लिए भारत की सराहना की है। मतलब बता रहे हैं कि भारत की बहुत सी चीज़ों में सराहना भी हुई है, किंतु उनका जो भूखमरी का जो मतलब कि भूखे लोग हैं उनकी जनसंख्या 200 मिलियन है, जो सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक है, और ये बहुत ख़राब स्थिति है। तो बोले कि बहुत सारी चीज़ों में भारत की तारीफ भी होती है, परंतु जो भूखमरी की समस्या ये भारत में बहुत ज़्यादा है और विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। मैं अब इसकी और 1-2 सीरीज़ और लाऊंगी, 2-3 सीरीज़ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। और देखिए, आपके जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ ऐसे नहीं आएंगे, घुमा के आएंगे, किसी भी प्रकार से आगे पीछे पूछ सकते हो। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर को समझिए कि उसमें क्या बताया जा रहा है, तभी आप अपने एग्जाम में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आंसर, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और देखिए, मैं आपके टॉपिक वाइज जो चैप्टर हैं वो इसलिए कम बना रही हूँ क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो मैं सोची कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। पर बच्चों के कमेंट्स है कि टॉपिक वाइज भी कराइए, तो ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले आपको करवा देती हूँ, देख के कि इंपॉर्टेंट टॉपिक किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले